रजिया, ये मसाले तुमने धूप में नहीं सुखाए क्या? नहीं तो, मसाले एकदम सूखे तो हैं, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। नहीं रजिया, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरे लाए हुए मसालों को थोड़ी देर धूप में जरूर रख दिया करो, इससे इनकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। तुम्हें पता है ना, अगर मेरे बनाए कबाब अच्छे नहीं बने तो। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। कबाब जरा भी बिगड़े तो वो खड़ूस अरमान भी बिगड़ेगा आप पर। लाइए, मैं इन मसालों को धूप दिखा देती हूँ। और सुनो, तुम इतने गुस्से में मत रहा करो, हंसती हो तो ज्यादा अच्छी लगती हो। रहने दो जी, आपको मेरी हंसी की परवाह होती तो इस वक्त हम अलीगढ़ में होते। रजिया, काम से छुट्टी नहीं मिली तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। कुछ मत करो आप, उस अरमान की जी हुजूरी ही करो बस। मैंने सोच लिया है, अगली बार जब मेरे मायके में कुछ होगा ना, तो मैं बच्चों के साथ अकेली ही चली जाऊंगी, आपके भरोसे नहीं बैठूंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस अब तो खुश हो जाओ। अच्छा ये बताओ, शाम को क्या लेकर आऊं तुम्हारे लिए? अगर वो अरमान मुंह ना बिगाड़े तो थोड़े से कबाब लेते आना, बच्चों का भी बहुत दिनों से मन है। ठीक है, लेता आऊंगा, अगर तुम एक बार मुस्कुरा दो तो। आप जाते क्यों नहीं? देर नहीं हो रही आपको? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बिल्कुल, मुझे तो काम पर जाना था भाई। रजिया और इकबाल के निकाह को 4 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे, शामिया और रिजवान। इकबाल शहर के एक छोटे से ढाबे में काम करता था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था, खास तौर पर उसके हाथों से बने कबाब उस ढाबे की पहचान थे। शाम होते ही ढाबे के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी और सभी की एक ही फरमाइश होती थी। अरे भाई 5 प्लेट कबाब जल्दी से, एकदम गर्म चाहिए भाई। हाँ गर्मी मिलेंगे, पर जल्दी नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो वक्त लगेगा भाई, पहले से ही बहुत भीड़ है और सबको कबाब ही चाहिए। अच्छा तो फिर रहने दो, हमें देर हो रही है, हम कुछ और खा लेंगे। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, खाएंगे तो कबाब ही, यहाँ बहुत ही अच्छे कबाब मिलते पता है, वो नहीं खाए तो समझ ले तेरा इस शहर में आना बेकार ही रहा। पर मूवी के लिए भी तो जाना है ना, और यहाँ तो टाइम लगने वाला है। मूवी छूटती है तो छूट जाए, पर कबाब नहीं छूटने चाहिए। अब भाईजान आप ये पैसे रखो, हम इंतजार कर लेंगे। ये इकबाल के हाथों का स्वाद ही था कि शहर के बड़े और नामी होटलों को छोड़कर लोग सिर्फ उसी के हाथों से बने कबाब खाने आया करते थे। लेकिन इसके बावजूद ढाबे के मालिक अरमान को इकबाल की बिल्कुल कद्र नहीं थी। इकबाल, इतना वक्त क्यों लग रहा है तुझे? है बाहर लोगों के खड़े होने तक की जगह नहीं है। बस अभी लाया। वो भाईजान, ये सिगड़ी थोड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से काफी आंच बाहर आ रही है। तो हाँ, तो तू चला रहा है क्या? फालतू के बहाने मत बना और फटाफट कबाब बना कर ला, ये सिगड़ी अभी खूब चलेगी, मुझे ये बिल्कुल ठीक दिख रही है। अरमान हमेशा इकबाल से ऐसे ही बात किया करता था। असल में इकबाल से पहले उसके अब्बू अरमान के ढाबे पर ही काम किया करते थे। अपने आखिरी वक्त में जब वो बीमार पड़े तो अरमान ने उनके इलाज के लिए इकबाल को कुछ पैसे उधार दिए थे। हालांकि उन पैसों को खर्च करके भी इकबाल अपने अब्बू को नहीं बचा सका और उसकी माली हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो अरमान का उधार चुका सके, तो बस इसीलिए वो मजबूर था। अरमान ने उधार के बदले उसे अपने ढाबे पर काम करने को कहा। तनख्वाह के नाम पर भी इकबाल को बहुत ही कम पैसे दिया करता था, बावजूद इसके कि इकबाल के कबाबों की वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। अरे क्या हुआ भाई, पूरी रात खड़ा रखोगे क्या? है कहाँ है कबाब? आप रुकिए जनाब, मैं बस अभी देख कर आया। गुस्से से तिलमिलाया अरमान एक बार फिर ढाबे के पीछे बनी रसोई में इकबाल को हड़काने पहुंचा, लेकिन रसोई का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। इकबाल जमीन पर बेहोश पड़ा था। असल में कबाब जिस सिगड़ी पर सिक रहे थे, जो टूटकर बिखर चुकी थी, और जलते हुए कोयले इकबाल के ऊपर आ गिरे थे। इकबाल बुरी तरह जल गया था। ये क्या कर दिया कमबख्तों, काम का वक्त है और इसी वक्त तुम्हें ये सब करना था। भाईजान, इकबाल भाई बेहोश है, ये बुरी तरह जल गए हैं। हाँ दिख रहा है मुझे। उफ, अब इसका इलाज भी मुझे ही करवाना होगा, क्या मुसीबत है। अरमान ने इकबाल को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई। इकबाल के इस तरह चले जाने से रजिया की पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार सकती थी, क्योंकि अब भी वो अकेली नहीं थी। अल्लाह पर भरोसा रख रजिया, वो सबका निगहबान है। और तू एक काम क्यों नहीं करती? तू अलीगढ़ चली जा, यहाँ बच्चों के साथ अकेली कैसे रहेगी तू? नहीं बाजी, निकाह के बाद मायका बस कभी कभी जाने के लिए ही होता है, और अम्मी अब्बू पर बोझ बनकर मैं कब तक जी सकूंगी? अपने बच्चों की खातिर अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने बहन, तुम्हें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है। आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, इकबाल के साथ जो हादसा हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें काम चाहिए ना, तो मैं दूंगा तुम्हें काम। अब से तुम मेरे ढाबे के लिए कबाब बनाओगी।
लेकिन मुझे तो कबाब बनाने आते ही नहीं, उन्हें तो हमेशा यही बनाते थे। मैं तो बस मसाले वगैरह तैयार करने में इनकी मदद कर दिया करती थी बस। मत भूलो कि अल्लाह ने औरतों के हाथों को खास नेमत से नवाजा है, और तुम तो इकबाल की बीवी हो। मुझे भरोसा है कोशिश करोगी तो जरूर इकबाल से भी बेहतर कबाब बना सकोगी। रजिया अरमान की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी, साथ ही ये भी जानती थी कि फिलहाल इकबाल के ना होने से अरमान का ढाबा बंद होने की कगार पर पहुंच गया था। यही वजह थी कि अरमान इतना रहमदिल हो रहा था। लेकिन सच ये भी था कि फिलहाल रजिया को भी काम की सख्त जरूरत थी। उसने अरमान की बात मान ली और उसके ढाबे पर काम करने लगी। अत्थु, ये एकदम बकवास है। इसमें तो बिल्कुल खुशबू ही नहीं है और स्वाद भी बिल्कुल बेकार है। माफ करना भाईजान, वो मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। देखो रजिया, ये कोशिश से काम नहीं चलेगा। मुझे बिल्कुल वैसे कबाब चाहिए जैसे इकबाल बनाता था, और वो भी कल तक, समझी? वरना अपने लिए कहीं और काम ढूंढ लेना तुम। ये मेरा ढाबा है, कोई खैरात खाना नहीं है जो मुफ्त की तनख्वाह बांटता रहूं। अरमान की रहमदिली का मुखौटा उतरने लगा था, क्योंकि रजिया कई कोशिशों के बाद भी कबाब में वो स्वाद नहीं ला पा रही थी जिसके सब दीवाने थे। इकबाल ने 1-2 बार घर पर उसके सामने कबाब बनाए थे, इसलिए वो तरीका तो जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों कहीं कुछ तो कमी थी। अम्मी, ये मसाले इन्हें बाहर धूप में रख दो क्या? अब्बू हर बार ऐसा ही करने को कहते थे ना। अरे हाँ, वो ऐसा ही करते थे और कहते भी थे कि मसालों को धूप दिखाने से स्वाद और खुशबू दोनों आते हैं। रजिया की परेशानी का हल बस इतना सा ही था। उसने कबाब में डाले जाने वाले सभी मसालों को अच्छे से धूप में सुखाया और फिर कबाब बनाए। इस बार सब बढ़िया रहा और आखिरकार रजिया ने इकबाल जैसे कबाब बना ही लिए। अरमान का ढाबा एक बार फिर चल निकला। कुछ ही दिनों में पहले की तरह भीड़ जमा होने लगी, लेकिन फिर भी अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। भाईजान, रसोई बहुत छोटी है, एक खिड़की भी नहीं है जहाँ से धुआं निकल सके, और ये सिगड़ी भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि कम वक्त में ज्यादा कबाब बन सके। और हाँ, एक बात और, मुझे लगता है कि मेरे काम और मेरी मेहनत के हिसाब से मेरी तनख्वाह भी बहुत कम है। क्या? 1 मिनट, तेरा दिमाग तो ठीक है रजिया? हैं? तुझे पता भी है तो किसके सामने इतना मुंह चला रही है? लगता है इकबाल ने कभी तुझे मेरे मिजाज के बारे में नहीं बताया। देख, मेरी बात सुन, जो है जैसा है सब कुछ वैसा ही रहेगा। तुझे काम करना है तो कर, वरना मैं कहीं और काम देख लूं। वैसे मुझे भी अब यही सही लगता है। आप मेरा हिसाब कर दीजिए और अपने लिए कोई नया खानसामा भी ढूंढ लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत! भूल गई मैंने तुझ पर तरस खाकर तुझे काम दिया और तू मेरा काम छोड़ने की बात कर रही है। मत भूल कि तेरे खानदान पर कर्जा है मेरा, और इसीलिए तुझे भी इकबाल की तरह मेरे यहाँ पर काम करते रहना होगा, और वो भी मेरी शर्तों पर, समझी? नहीं, अब समझना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होगा। मेरे शौहर बहुत सीधे आदमी थे और इसीलिए तुम हमेशा उनका फायदा उठाते रहे, और मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि असल में तुम ही उनकी मौत के जिम्मेदार हो। तुमने वो टूटी सिगड़ी सही वक्त पर बदलवा दी होती तो मेरे शौहर आज जिंदा होते। तो बात ये है कि तुम्हारा कर्जा तो गया भाड़ में। अगर सीधी तरह से मेरे बकाये पैसे मुझे नहीं दिए तो मैं यहाँ से सीधे पुलिस के पास जाऊंगी, समझे? रजिया के तेवर भी अलग थे और हालात भी। असल में उसने पहले से ही सब सोच रखा था। इकबाल ने हमेशा खुद को अरमान के एहसानों तले दबाए रखा, लेकिन रजिया वो अब आजाद थी। उसे बहुत कुछ करना था, कबाब के उसी स्वाद के दम पर जिन्हें अब उनकी असली पहचान मिलने वाली थी।